अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन है क्रोजन और प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन के क्रोजन से कैसे बचा जा सकता है, क्रोजन क्या है और किस तरह के केमिकल एक्शंस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या मेकानिज़म है इसका। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड्स। तो स्टूडेंट इसमें ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड्स में चले जाते हैं, सल्फाइड्स की लेयर्स बन जाती हैं उनके ऊपर, ठीक है, और वो केमिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर उनको देखा जाए तो केमिकल एटमॉस्फेयर के साथ उनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट गैसेस जो हैं, ठीक है, वो और या मॉइस्चर की मौजूदगी में उनकी सरफेसेस के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके रिज़ल्ट में वेरी स्टेबल कंपाउंड जो हैं वो बन जाते हैं उनकी सरफेसेस के ऊपर, और मेटल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्रोजन की टाइप्स की बात करें तो क्रोजन जो है वो बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, ड्राई क्रोजन एंड वेट क्रोजन। तो सबसे पहले हम ड्राई क्रोजन को थोड़ा डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे वेट क्रोजन की। तो ड्राई क्रोजन क्या होता है? ड्राई क्रोजन अकर्स व्हेन देयर इज़ नो मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट ड्राई क्रोजन जो होता है ना, मेटल यानी कि अगर मेटल की सरफेस के ऊपर मॉइस्चर नहीं है, कोई नमी नहीं है, वाटर नहीं है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसको रस्टिंग वगैरह या क्रोजन जो है वो उस मेटल की सरफेस पे नहीं हो सकता। तो क्रोजन हो सकता है, वो किस तरह का क्रोजन होगा? जो इन दी एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर हो जाए, वो उसे हम कहते हैं ड्राई क्रोजन। ड्राई क्रोजन जो है इसकी बेसिकली जो इसका जो सबब बनती हैं जो गैसेस, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, हैलोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो स्टूडेंट ये जो गैसेस होती हैं ये डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन कर लेती हैं मेटल्स के साथ और मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और मेटल्स की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर बना लेती हैं। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो अगर हमारे पास ये एक मेटल पड़ा है, तो स्टूडेंट ये मेटल जो है ये एक्सपोज्ड मेटल है, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा है। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जब इसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होगी तो पहले क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो है वो जो एड्जॉर्ब होगी इस मेटल की सरफेस के ऊपर, वो अपनी बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। जैसे वो अपनी बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो स्टूडेंट मेटल क्या करेगा? वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन की फॉर्म में जाएगी और ऑक्सीजन जो है उसका नेगेटिव आयन मेटल कैटायन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा। तो स्टूडेंट ये जो ऑक्साइड है ये मेटल की सरफेस के ऊपर इस ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, ये कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो मेटल्स को मज़ीद कोरोजन से रोक लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल की सरफेस को ख़राब कर देते हैं, वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो टूट के गिर जाते हैं, ठीक है, और मेटल दोबारा एक्सपोज हो जाता है और उस मेटल को जो है क्रोजन जो है वो दोबारा लग जाता है। तो स्टूडेंट इसके रिजल्ट में मेटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो तमाम तरह के मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल की सरफेस पे बनते हैं, वो सारे के सारे मेटल को की सरफेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते फर्दर क्रोजन से। स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल क्रोजन है, ठीक है, जिसे हम ड्राई क्रोजन कह सकते हैं, जिसमें नमी वगैरह मॉइस्चर का होना ज़रूरी नहीं है, जो किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है, वो इन चंद गैसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं और यहाँ पर डायरेक्ट केमिकल एक्शन होता है मेटल की सरफेस के साथ इन गैसेस का। तो वेट क्रोजन क्या है? वेट क्रोजन जो है वो बेसिकली मोस्ट कॉमन क्रोजन जो है ना स्टूडेंट, जो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं वो वेट क्रोजन है, जो नमी की वजह से कोई भी चीज़ मेटल जो है उसकी सरफेस के ऊपर जो हम क्रोजन वगैरह रस्टिंग वगैरह ऑब्जर्व करते हैं वो मोस्टली नमी की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से। तो स्टूडेंट ये वेट क्रोजन हमें उसी वक्त ऑब्जर्व हो सकता है जब किसी मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिवेल्प हो जाए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पीछे पढ़े हैं कि उसमें वो एनोड है, कैथोड होता है और उसके ऊपर एक पे ऑक्सीडेशन होती है और एक एंड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है।
तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल का रॉड है, ठीक है, ये आयरन का मेटल है। तो स्टूडेंट ये मेटल जो है ये एक्सपोज टू एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है। इसकी सरफेस के ऊपर वाटर के वेपर्स आ गए, ठीक है, और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये इसकी सरफेस के ऊपर काम हो रहा है। तो ये इसकी सरफेस के ऊपर क्या हुआ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या करेगी, पॉजिटिव आयन को डिसोशिएट करेगी, ठीक है। और स्टूडेंट आपको पता है कि इस मेटल की सरफेस के ऊपर वाटर है, तो वाटर थोड़ी बहुत सेल्फ आयनाइजेशन भी शो करता है। वाटर के कुछ पॉजिटिव आयन होंगे और कुछ नेगेटिव आयन होंगे। तो ये जो मेटल की सरफेस है ये एक्ट करेगी एज अ कैथोड। इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर रखती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो इतना कुछ हो रहा है ये किसकी सरफेस के ऊपर हो रहा है, मेटल की सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर मॉइस्चर आ गई, नमी वगैरह आ गई, या एटमॉस्फेयर से डिफरेंट गैसेज आ गई। तो स्टूडेंट ये जो मेटल होगा ना, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये होगा कि जब ये जो हमारे पास मेटल है ये आयरन एक्ट करने लग जाएगा एज अ एनोड, ठीक है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्सीजन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश में है। तो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 आयरन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगी कैथोड पे, तो ऑक्सीजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और ये पॉजिटिव आयन कहाँ से लेगी, ये पॉजिटिव आयन जो हैं ये उससे मिलेंगे वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से, और जो कार्बोनिक एसिड ने सरफेस के ऊपर पॉजिटिव आयन रिलीज किए हैं। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन आयरन के लेकर और इधर से पॉजिटिव आयन 4 पॉजिटिव आयंस को लेकर बना देगी 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, नेट रिएक्शन हमारे पास आ गया कि ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टूडेंट कट जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कट जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 आयरन और इधर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस, और ये हमारे पास 2Fe+2 और +2H2O। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आ गया नेट रिएक्शन। अब ये जो आयरन के पॉजिटिव आयन बने हैं ये मज़ीद किस में जाएंगे, ये फेरिक आयन में जाएंगे, ठीक है, फेरस से ये फेरिक में जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये मज़ीद ऑक्सीजन और वाटर के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये मज़ीद वो ऑक्सीजन जो मेटल की सरफेस पे पड़ी है एक्सेस में है, और वाटर के मालिक्यूल जो एक्सेस में है, तो यहाँ पर हमारे पास Fe+2 जो हैं वो आयन उनके साथ मज़ीद रिएक्ट करके क्या बना देंगे, Fe2O3.NH2O +4H पॉजिटिव आयन। तो स्टूडेंट इससे हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं Fe2O3.NH2O को हम कहते हैं रस्ट। तो स्टूडेंट ये ब्राउन पोरस मटेरियल होता है, और ये आयरन की ये कोई एंटी क्रोजिव लेयर नहीं बनाता मेटल की आयरन की सरफेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये पोरस होता है, ये मज़ीद ऑक्सीजन के अटैक को मेटल की सरफेस के ऊपर रोक नहीं सकता। ये पोरस होता है, और जैसे ही ये मेटल की सरफेस के ऊपर ब्राउन कलर में ये मटेरियल अपनी लेयर बनाता है, ये पोरस होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है इसके पोर्स में से मज़ीद एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इसके पोर्स में से गुजर कर नीचे वाले आयरन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और आहिस्ता आहिस्ता आयरन पूरे का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 4H पॉजिटिव आयन बने हैं स्टूडेंट ये मज़ीद इस क्रोजिव रिएक्शन को इन्हांस करेंगे। ये क्रोजिव रिएक्शन रुक नहीं जाएगा, ये जैसे पॉजिटिव आयन बनते जाएंगे, ठीक है, और क्या होता जाएगा, पॉजिटिव आयन बनते जाएंगे, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेती जाएगी आयरन से, और आयरन जो है वो क्रोजन का शिकार होता जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था वेट क्रोजन, ठीक है, कि मेटल की सरफेस के ऊपर जब वाटर वेपर्स और कुछ एटमॉस्फेयर की गैसेज एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एड्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो मेटल जो है वो फिर एज ए नोड एक्ट करने लग जाता है, उनको इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और उधर से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन आयंस जो मेटल की सरफेस के ऊपर वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन और कार्बोनिक एसिड की आयनाइजेशन के रिजल्ट में बने हैं उनको लेकर वाटर बना देगी, और नेट रिएक्शन हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो Fe+2 आयंस हैं ये मज़ीद मेटल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना देंगे, ठीक है, जिस जो ब्राउन पोरस मटेरियल होता है, साथ 4H पॉजिटिव आयन बनेंगे। जो ये 4H पॉजिटिव आयन जो है ये मज़ीद
जो है वो रस्टिंग जो है वो क्रोजन रिएक्शन का जो है वो हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन चलता जाएगा आगे जब तक मेटल सारे का सारा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट इसके बाद एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, वो भी क्रोजन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्रोजन को कैसे एक्सप्लेन करती है, इसका पॉइंट है कि प्योर मेटल्स आर नॉट इजीली क्रोडेड, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल प्रोमोट्स क्रोजन। कि जो प्योर मेटल होता है ना, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो कभी उसको आसानी से वो क्रोजन का शिकार नहीं हो सकता। हाँ, तो उसमें ये हो सकता है कि मोस्टली मेटल्स क्रोजन का शिकार इसलिए होते हैं कि उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक कॉपर का रॉड है। ठीक है, उसके अंदर एल्यूमिनियम है। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम का एलॉय समझ लें इसे। तो यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर ये जो मेटल की सरफेस के ऊपर नमी आ गई, ठीक है, मॉइस्चर आ गई, तो क्या होगा इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसी तरह कि वाटर जो है वो थोड़ी बहुत सेल्फ आयनाइजेशन करेगा और उसके H पॉजिटिव आयन बनेंगे और OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और कार्बोनिक एसिड बनेगी मेटल की सरफेस के ऊपर H2CO3। ठीक है, और वो भी थोड़ी बहुत आयनाइजेशन का फिनोमिना शो करेगी मेटल की सरफेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो मेटल की सरफेस के ऊपर हमने ये हाइड्रोजन आयन वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन से बने हैं या कार्बोनिक एसिड के आयनाइजेशन के रिजल्ट में आ गए। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सल आयन जो हैं ये वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन के रिजल्ट में आ गए। तो अब होगा ये कि ये जो एल्यूमिनियम है, अब इनमें से कॉपर और एल्यूमिनियम में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर रखता है एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कॉपर से। तो स्टूडेंट फिर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एज आ एनोड। ये इलेक्ट्रॉन किसको देने लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन आइंस को, और हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, वो आगे मज़ीद एक्ट करके H2 बना लेंगे। तो एल्यूमिनियम जो वो एज ए एनोड एक्ट करेगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3 हाइड्रोजन आइंस को, जो मॉइस्चर की हाइड्रोजन आइंस जो मेटल की सरफेस के ऊपर मॉइस्चर या अदर गैसेस के रिजल्ट में बने हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, और ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आइन है, ये एनोड है। तो अब समझ लें कि ये सोल्यूशन बन गया जिसके अंदर हाइड्रोजन आइंस हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो जा रहे हैं कॉपर की तरफ, कैथोड, कॉपर एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड। एल्यूमिनियम आइन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैथोड कॉपर की तरफ। उधर से वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस, और वो न्यूट्रल हो रहे हैं। और एल्यूमिनियम एनोड की तरफ कौन जा रहे हैं सोल्यूशन में से, हाइड्रोक्सल आइन। तो हाइड्रोक्सल आइन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो केमिस्ट्री है उसको हम देखेंगे। जनरल रिएक्शन अगर देखें तो वाटर जो है वो रिएक्शन है स्टूडेंट जो मेटल की सरफेस के ऊपर हुए नमी मॉइस्चर वगैरह की वजह से जो एटमॉस्फेयर ने किए। तो वाटर कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड आयनाइजेशन में गया। ठीक है, मतलब क्या है कि हाई पॉजिटिव आइंस का सबब कौन बन रहे हैं, कार्बोनिक एसिड और H2O। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आइंस जो है उसका सबब बन रहे हैं। अब एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एज अ एनोड एक्ट कर जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर से, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन 3 लेकर आगे किसको देगा, 3 हाइड्रोजन आइंस को दे देगा। ठीक है, तो ये एक गैल्वेनिक सेल सा एस्टेब्लिश हो जाएगा। और फिर एल्यूमिनियम की तरफ, एल्यूमिनियम एनोड है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सल आइन जाएंगे इसको इलेक्ट्रॉन देने। ठीक है, ये हाइड्रोक्सल आइन कहाँ से आए, ये मेटल की सरफेस के ऊपर आए, ये वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से। एनोड के ऊपर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, एनोड का मतलब एल्यूमिनियम जो है वो उसके ऊपर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, एल्यूमिनियम जो एज एनोड एक्ट कर रहा है। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज जब इसने किए तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं जी, एल्यूमिनियम को वो इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं 3 हाइड्रोक्सल आइन। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सल आइन जब जाएंगे तो वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कैथोड की सरफेस पे क्या रिएक्शन होंगे स्टूडेंट, कॉपर एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की निस्बत कॉपर एक्ट करेगा एज अ कैथोड।
तो कॉपर जब जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है एल्यूमिनियम से, तो उसके पास कौन से आइंस जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने। कॉपर जो है वो जो 3 इलेक्ट्रॉन उसने एल्यूमिनियम से लिए वो आगे किसको दे रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन आगे दे रहा है 3 हाइड्रोजन आइंस को। 3 हाइड्रोजन आइंस 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके क्या बनेंगे, हाइड्रोजन रेडिकल। हाइड्रोजन रेडिकल मजीद आगे 3 हाइड्रोजन रेडिकल से मिलके क्या बना देंगे, 3H2। और H2 गैस जो होगी वो यहाँ से कैथोड से निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर अगर हम इसका नेट रिएक्शन देखें तो ये वो रिएक्शन है जो एनोड पे हुआ, एनोड की सरफेस पे हुआ, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन वो है जो कैथोड की सरफेस पे हुआ। तो इनको जब हमने सम अप किया तो हमारे पास ये आ गया इसका फाइनल जो है वो रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम जो है, क्रोजन किसकी सरफेस पे स्टूडेंट हमें ऑब्जर्व हुआ, एल्यूमिनियम पे। क्यों, क्योंकि कॉपर को तो कुछ नहीं हुआ, कॉपर ने तो इलेक्ट्रॉन लिए एल्यूमिनियम से और आगे दे दिए, तो कॉपर की सरफेस को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही है। हुआ मसला उसके साथ हुआ पेश कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था, जिसकी दोनों मेटल्स में से जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर ज़्यादा थी, उसकी सरफेस के ऊपर क्रोजन आ गया। एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर हाइड्रोक्साइड की क्या आ गई, लेयर आ गई। जबकि कॉपर की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो थी बनी और वो निकल गई। तो स्टूडेंट क्रोजन किस मेटल के साथ किस मेटल की सरफेस पे हुआ, क्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है कि अगर दो मेटल्स हैं उनमें से एक जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखता है और एक अगर उसके लिहाज से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है, तो एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। और उनमें से एक मेटल जो है वो क्रोजन का शिकार हो जाएगा और गैल्वेनिक सेल जो है वो उसमें स्टैब्लिश हो जाता है। इसके बाद है कि प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन, के क्रोजन से कैसे बचा जाए, मेटल्स को कैसे बचाया जाए क्रोजन से। तो हर साल जो है वो तकरीबन जितनी पैदावार जो है वो सालाना पैदावार जो है ना स्टूडेंट, इसकी प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास आयरन की, उसका 1/4 हिस्सा जो है वो क्रोजन का शिकार हो जाता है। तो इससे जो है वो बचना है, ठीक है। तो कैसे बचा जाए, ये जो इतना हर साल जो है वो आयरन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रोजन का शिकार हो जाता है, तो इसको कैसे उससे बचा जाए, तो उसमें कौन सी टेक्निक्स हैं उसकी प्रिवेंशन की, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स उसके 2 पॉइंट्स हैं कि 2 उसके तरीके हैं। एक तो ये है कि मेटल की सरफेस के ऊपर किसी ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर दी जाए जो मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन ना करे, जिसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर जो मेटल की सरफेस के ऊपर एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर दी जाए जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई जो है वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। जिसके साथ एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर वगैरह या अदर गैसेज जो हैं वो कोई केमिकल एक्शन ना कर सकें, यानी कि उसके ऊपर हम कोई इंसुलेशन वगैरह की कोटिंग कर दें। दूसरा ये है कि प्रोटेक्ट द मेटल बाय अलाउइंग, कि एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कर दी जाए, ठीक है। तो इसमें तो ये है ना कि किसी मेटल के ऊपर पेंट वगैरह कर दें, ठीक है, पेंट, ऑयल वगैरह या वार्निश की कोटिंग कर दी जाए। दूसरा पॉइंट है कि मेटल के ऊपर एक अनदर मेटल की कोटिंग कर दी जाए। तो इस सेकंड पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेटल की सरफेस के ऊपर अदर मेटल की कोटिंग कर दी जाए, वो 2 तरह की है। एक कहते हैं कैथोड कोटिंग और इसको हम टिन कोटिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास टिन जो होता है ना वो काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम आयरन की सरफेस के ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। आयरन की सरफेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, टिन की कोटिंग कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये मेटल पड़ा रहे तो एटमॉस्फेयर जो है वो इसको, आयरन जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर टिन की कोटिंग की हुई है और टिन जो है वो जो मोस्टली जो है वो एटमॉस्फेयर के जो प्लूटेंट्स वगैरह होते हैं जो उनके साथ इनर्ट है। तो स्टूडेंट अगर कहीं से टिन कोटिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, टिन कोटिंग जो है वो आयरन की सरफेस से कहीं से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आयरन जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा और फिर एटमॉस्फेयर जो है उसके ऊपर एक्शन करेगा अपना, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ठीक है। और एक गैल्वेनिक सेल सा स्टैब्लिश हो जाएगा और फिर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर जब तक उस टिन की कोटिंग है प्रॉपर,
तो इस आयरन को कुछ नहीं होगा। जहाँ से ये कोटिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो आयरन का कंटेक्ट हो गया किसके साथ, आयरन एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर कि टिन जो है वो एक्ट करने लग जाएगा एज अ कैथोड, क्योंकि टिन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, किससे, आयरन से। तो स्टूडेंट अगर यहाँ कहीं से ये डैमेज हो गया टिन, ठीक है, टिन कोटिंग कहीं से भी डैमेज हो गई तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर आयरन से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने में कामयाब हो जाएगी, ठीक है, और आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है, और फिर वो जो एटमॉस्फेयर के में वाटर के वेपर्स होंगे वो हाइड्रोक्सल आयन जो वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन से बनते हैं वो आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो और जो इलेक्ट्रॉन आयरन लूज़ करेगा वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो हैं वो गेन करके H2 गैस बना देंगे, कैथोड पे H2 बनती है, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन अब कहाँ से आए, ये एटमॉस्फेयर के वाटर के वेपर्स की या वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन से आए। और ये हाइड्रोक्सल आयन कहाँ से आए, ये भी वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन से आए, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे ही मॉइस्चर का कंटेक्ट हो जाना है, जैसे ही ये आपका आयरन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा, टिन की कोटिंग जो है वो इससे कहीं से डैमेज हो जाएगी, वहीं पे सेल गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाना है और आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में डिस्ट्रॉय होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका। तो इसे हम कहते हैं कैथोड कोटिंग, ठीक है, यानी कि जिसकी आपने कोटिंग की है जिस मेटल की, वो एक्ट भी कर सकता है एज अ कैथोड किस कंडीशन में, जब जहाँ से वो कोटिंग डैमेज हो जाए और आपका आयरन जो है वो डायरेक्ट किसके साथ कंटेक्ट में आ जाए, एटमॉस्फेयर की के साथ, मॉइस्चर के साथ। सेकेंड स्टूडेंट्स, हमारे पास मेटल की सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हम अगर देखें तो वो एक हमारे पास कैथोड कोटिंग है और सेकंड हमारे पास क्या है, एनोड कोटिंग। इसमें क्या करते हैं कि मेटल की आयरन अगर हमारे पास है ना, इसकी सरफेस के ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो जब तक जिंक इसकी सरफेस के ऊपर है तो ये मेटल जो है, ये आयरन जो है, ये क्रोजन फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसको कोई भी किसी तरह का ख़तरा नहीं है एटमॉस्फेयर से। स्टूडेंट जहाँ से अगर ये डैमेज हो गई जिंक कोटिंग तो ये हमारे पास जो आयरन है ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा और एटमॉस्फेयर के जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स वगैरह या अदर गैसेस, ठीक है, वो आयनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और हाइड्रोक्सल आयन मिलेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये आयरन इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। स्टूडेंट इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगा। तो अब जिंक का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है किसकी निस्बत, आयरन की निस्बत। तो स्टूडेंट जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास जो उसके जो यहाँ पर जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिंक एक्ट करने लग जाएगा एज अ नोड, और जिंक के जो पॉजिटिव आयन होंगे वो हाइड्रोक्सल आयन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, आयरन को, आयरन एक्ट करेगा एज अ कैथोड और कैथोड से हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे, H2, और H2 जो होती है ये कैथोड से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जिस मेटल की कोटिंग की थी हमने आयरन को बचाने के लिए वो मेटल खुद डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। यानी कि हमने जिंक की कोटिंग की थी आयरन को क्रोजन से बचाने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो कहीं से डैमेज हुई तो जिंक खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके एनोड के तौर पे एक्ट कर गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था, जिंक डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आयरन को कुछ नहीं हुआ, आयरन की सरफेस के ऊपर H2 बन रही है और वो निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेटल को बचाने के लिए दूसरे मेटल ने कुर्बानी दे दी है, ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस कर गया, ठीक है। तो इस जिंक को हम, इस जो क्रोजन को हम सेक्रीफिशियल क्रोजन भी कहते हैं। तो ये उस वक्त तक मेटल जो है वो उससे प्रिवेंटेड रहते हैं क्रोजन से, जब तक जो है वो इनके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर्स की कोटिंग जो है वो बरकरार रहती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था, ये क्रोजन और इससे कैसे बचा जाए, ठीक है। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसकी टाइप्स देखी, फिर हमने ड्राई क्रोजन को एक्सप्लेन किया कि ड्राई क्रोजन क्या होता है, वेट क्रोजन जो है उसको हमने एक्सप्लेन किया कि वेट क्रोजन क्या है बेसिकली,
और स्टूडेंट्स फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के लिहाज से हमने एक्सप्लेन किया कि वेट क्रोजन जो है उसकी हम एलॉय अगर हमारे पास मेटल्स के मिक्सचर हैं तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उनमें क्रोजन कैसे होता है। तो फिर हमने उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक हमने फिर उसमें एलॉय एक लिया कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर, और उसमें फिर हमने देखा कि एल्युमिनियम जो है जो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता था, तो कैसे गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हुआ और उसको कैसे एज ए नोड एक्ट किया, फिनोमिना जो है उसको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रिवेंशन क्रोजन जो है वो टेक्निक्स कौन सी हैं कि कैसे बचा जाए, ठीक है। तो उसमें हमने सेकंड टेक्निक जो है कि मेटल्स की मेटल के ऊपर कोटिंग कर दी जाए, वुड कोटिंग को देखा, टिन कोटिंग, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद किया एनोड कोटिंग को डिस्कस किया कि जब तक ये प्रोटेक्टिव लेयर्स की कोटिंग बरकरार रहती है तो मेटल्स जो हैं वो क्रोजन फ्री रहते हैं। जहाँ से ये डैमेज हो जाएंगी वहीं पे सेल गैल्वेनिक इस्टेब्लिश हो जाएगा और एनोड और कैथोड पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा दूसरे के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और कमेंट्स में जो है वो सजेशन वगैरह दे दिया करें, ठीक है। और उसमें क्वेश्चनिंग वगैरह कर लिया करें, ठीक है, जो चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ। तो अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।